Good afternoon, dear students. Today we are going to study about Science 1, lesson number 3, chemical reaction and equations. Right? So in this lesson we have to study about chemical reactions, rules of writing chemical reactions, balancing a chemical reactions or equations, type of chemical reactions. Is that clear? So this is the topic we are going to discuss in this lesson. So before going these all the topics, we have to understand what is chemical reactions. So there is two type of changes in substances. One is chemical change and one is physical change, right? तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन के बारे में. उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एज यू सी इन द डेफिनेशन, during a chemical reaction composition of matter changes and that change is permanent. It means that जब chemical change होता है तो composition जो होते हैं मैटर के वो चेंज होते हैं और वो चेंज परमानेंट होता है. जैसे कि ripening of fruit, अगर फ्रूट एक बार पक गया है तो फिर दोबारा वो कच्चा नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो ये वो परमानेंट चेंज हो गया है, राइट? दूसरा चेंज होता है फिजिकल चेंज, एंड फिजिकल चेंज इज नॉट परमानेंट. जो फिजिकल चेंज होता है वो परमानेंट नहीं होता. जैसा कि आप देखो यहाँ पे फिजिकल चेंज इज नॉट परमानेंट, बट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस एंड दैट चेंजेस इज परमानेंट. इज दैट क्लियर? दैट चेंज इज परमानेंट. इज दैट क्लियर? सो केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस होते हैं दिस इज परमानेंट, बट द फिजिकल रिएक्शन में जो चेंजेस होते हैं दिस इज नॉट परमानेंट. आइए एग्जांपल के साथ इनको समझते हैं कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल. पहले तो आप फिजिकल चेंज की बात करते हैं. तो फिजिकल चेंज में जैसे आइस है, आइस का वाटर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और वाटर का आइस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है. ये दोनों परमानेंट चेंजेस नहीं है. आप फ्रिज में बॉटल डालो, बर्फ बन जाएगी, और फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो 2-3 घंटे में, 4 घंटे में वो क्या हो जाएगी, फिर से वाटर बन जाएगी. तो वो चेंजेस परमानेंट नहीं हुआ, टेम्परेरी चेंज हुआ कि हमने टेम्परेरी फ्रिज को बॉटल को फ्रिज में रखा और उसके बाद वो आइस बन गया, फिर बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया. इज दैट क्लियर? और वहीं पर ये क्या है, फिजिकल चेंजेस है. और दूसरा इवापोरेशन ऑफ वाटर. वाटर का इवापोरेशन होता है तो आपको पता है कंडेंस होकर क्लाउड बन जाता है जाके, और क्लाउड में फिर से वो बारिश का रूप लेके फिर से नीचे आता है, राइट? तो कंडेंसेशन ये भी क्या है, परमानेंट चेंजेस नहीं है. ये भी क्या है परमानेंट चेंज ये नहीं है. दिस इज नॉट द परमानेंट चेंज. इज दैट क्लियर? फिर से वो पानी हमें मिल जाता है. उसके बाद है ब्रेकिंग ग्लास. ब्रेकिंग ग्लास भी परमानेंट चेंज नहीं है. ग्लास टूट गया, क्या है, जुड़ेगा नहीं, फिर से उसको पिघला के हम जोड़ सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फिजिकल चेंज, दिस इज नॉट द परमानेंट, राइट? अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज. तो कुक्ड फूड, खाना एक बार पक गया है, आलू एक बार कट गया है तो दोबारा फिर से वो नहीं होगा, राइट? एक बार पक गया है तो कच्चा नहीं होगा. मिल्क टर्न इनटू दी कर्ड, दूध का दही में एक बार कन्वर्जन हो गया तो फिर दही दूध नहीं बनेगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट, केमिकल चेंज. उसके बाद राइपनिंग ऑफ फूड और फ्रूट, राइट? इसमें राइपनिंग ऑफ फ्रूट में आप देखो तो उसका भी सेम रिजल्ट यही है कि एक बार अगर कोई चीज़ पक गई है तो दोबारा वो चीज़ क्या होगा, कच्ची नहीं होगी, राइट? इज दैट क्लियर? अब आपको मैं बताता हूँ कि ये फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्यों हैं, किस वजह से होते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिजिकल चेंज इज ड्यू टू द टेम्परेचर, प्रेशर एंड उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है. फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से होते हैं, राइट? बट उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होगा. 1 ही लीटर पानी रहेगा, वो बर्फ बनेगा, लिक्विड बनेगा, बर्फ बनेगा, आइस बनेगा, लिक्विड बनेगा, राइट? 1 ही लीटर पानी होगा. बट द केमिकल चेंज आर ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन. जब सोडियम Na क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब जाके सॉल्ट बनता है, राइट? अब सॉल्ट फिर से Na और क्लोरीन में डिसोसिएट नहीं होगा, राइट? फिर से हम क्लोराइड NaCl से, सॉल्ट से हम फिर से सोडियम को अलग या क्लोरीन को अलग नहीं करते हैं. केमिकली उनको अलग कर सकते हैं पर फिजिकली अलग नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? जैसे केमिकल चेंजेस, देखो केमिकल चेंजेस आर ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड देयर कंपोजिशंस आर नॉट दी सेम. उनके कंपोजिशन सेम नहीं होते. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और क्या बन गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस चेंज इज व्हाट, केमिकल चेंज. अब ये जो स्मोक बन गया है, धुआं बन गया है, कोयले को आप जलाओ, कार्बन इज व्हाट, कोयला. कोयले को आप जलाओ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बन जाएगा. अब ये धुआं फिर से कोयला नहीं बनेगा. सो दिस इज व्हाट, केमिकल चेंज, राइट?
अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड फॉर्मूला इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में आपको सब्सटेंसेस का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कॉपर लिया तो कॉपर का नाम लिखना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, दे आर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ये हुआ वर्ड इक्वेशन, मतलब उनके नाम लिखने हैं और एरो के साथ साथ उनको हमें बताना है। इज दैट क्लियर? बट फॉर्मूला इक्वेशन में कॉपर सल्फेट का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जैसे CuSO4 प्लस जिंक Zn एंड एरो ZnSO4 प्लस Cu। दिस इज व्हाट फॉर्मूला इक्वेशन। दो टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक वर्ड इक्वेशन, दूसरा फॉर्मूला इक्वेशन। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रूल्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कोई केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हो तो उसका रूल क्या है, आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखने के रूल्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला रूल, रिएक्टेंट इन द लेफ्ट एंड प्रोडक्ट इन द राइट। रूल्स में क्या होना चाहिए कि एरो के पहले रिएक्टेंट होना चाहिए और एरो के बाद प्रोडक्ट होना चाहिए। रिएक्टेंट जो होना चाहिए वो एरो के पहले, मतलब रिएक्टेंट इन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट इन द राइट साइड। ये पहला रूल। दूसरा रूल, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट हो गए ना, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है या प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा है तो उनके बीच हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। सो प्लस साइन फॉर द मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो ए और बी के बीच में क्या लगाएंगे हम, प्लस साइन। या प्रोडक्ट भी ज्यादा है तो सी और डी के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस साइन। राइट? तीसरा रूल क्या है उनका, इंडिकेट द स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड एक्वस। अगर सॉलिड है तो एस लगाएंगे, लिक्विड है तो एल लगाएंगे, गैस है तो जी लगाएंगे, एक्वस है तो ए क्यू लगाएंगे। इज दैट क्लियर? और हम साइन का भी यहाँ पे उपयोग करते हैं। गैस के लिए हम एरो को अपसाइड करते हैं और प्रेसिपिटेट जो नीचे आके बैठ जाता है उसके लिए हम एरो को डाउन साइड करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो इनके स्टेट्स कैसे लिखने हैं आपको। कॉपर सल्फेट एक्वस के फॉर्म में है तो ए क्यू लेंगे हम, जिंक सॉलिड के फॉर्म में तो एस लगाएंगे, जिंक सल्फेट फिर से एक्वस बन जाएगा, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में होगा तो एस लगाएंगे। ये आपका तीसरा रूल है। चौथा रूल आपको ये बोलता है कि यूज द साइन डेल्टा, राइट? साइन फॉर द हीट। अगर रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व है तो एरो को ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रायंगल का साइन बनाएंगे और ये साइन हमें ये डिनोट करता है कि इस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व है। यूज द प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट अबव और बिलो द एरो। अगर रिएक्शन में टेम्परेचर है, प्रेशर है या कैटलिस्ट है तो एरो के ऊपर हम टेम्परेचर और प्रेशर जो भी हुआ 56 एंड व्हाटएवर जो भी टेम्परेचर और प्रेशर रहता है हम उसको एरो के ऊपर लाइक दिस, देखो एरो के ऊपर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट यहाँ पे दिया है तो एरो के ऊपर लगाएंगे और एरो के नीचे अगर टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे या कैटलिस्ट वगैरह यूज्ड है तो आप उसको एरो के ऊपर नीचे लिखेंगे। राइट? ये आपका रूल हुआ। उसके बाद आपका जो छठवां रूल है वो क्या है, राइट द कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूट। आपको सोल्यूशन जो मिलता है, जैसे देखो यहाँ पे इक्वेशन आप देखो ध्यान से, CuN4NO3 एक्वस। अब ये एक्वस सोल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेट भी होता है और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे आप समझो कि आपने एक कप क्या लिया है, चाय लिया है और उसमें आपने 4 चम्मच क्या डाला है, शक्कर डाला है, ठीक है, और दूसरे कप में भी चाय उतना ही लिया है और उसमें 8 चम्मच आपने शक्कर डाल दिया। तो जो 8 चम्मच वाला होगा, राइट, 8 स्पून जो शक्कर होगा वो क्या होगा बेटा, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा एज की 4 स्पून ऑफ शुगर। राइट? जिसमें आपने 4 चम्मच डाला है वो डाइल्यूट होगा, जिसमें 8 चम्मच डाला है वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होगा। सो दिस इज व्हाट द लेक्चर्स ऑफ टुडे एंड होप you will understand about it. So thank you. If any query, then let me know about it in the group. Okay? Thank you.